हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण व्याकरण। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल दी है, जिसने नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। और हम संपूर्ण व्याकरण का अध्ययन करेंगे। ये आप सभी जानते हैं, बिल्कुल सुनने से लेकर, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, शिखर तक हम संपूर्ण व्याकरण पढ़ेंगे। और जिस भी परीक्षा में व्याकरण पूछी जाती है, चाहे वो टीजीटी है या पीजीटी है या किसी भी राज्य की परीक्षा है या ग्रुप डी है, सीईटी है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कोई अन्य क्लास इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। और ये मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं, राइटिंग देख कर ना भागे। मैं कोशिश करूँगी कि ये बता दूँ, समझाऊँ आप इसमें क्या लिखा है। और ये नोट्स मैंने लगभग 4 से 5 पुस्तकों का सहारा लेकर बनाए हैं। और जो गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी मैंने इनमें शामिल किया है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और यकीन मानिए कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। वैसे तो देखो, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो पूछे जाते हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि निरंतर क्लास आपको मिलती रहेगी। इसके साथ ही टीचर से संबंधित, एस्टेट से संबंधित जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देती हूँ यहाँ से। सबसे कठिन भाषा कौन सी है, 1 मिनट के लिए और मुझे कुछ बातें करनी थी। अगर आपको एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी के नोट्स चाहिए तो मात्र और मात्र 250 रुपये में आप ले सकते हैं। एक बार फ़ोन नंबर बता देती हूँ, 90 68 68 49 54। ये मेरे फ़ोन नंबर है। किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करनी है तो इस पर आप संदेश भेज सकते हैं। ठीक है, चलो अब शुरुआत करते हैं। अगर नेट के नोट्स चाहिए तो वो भी इतने ही रुपए में आपको मिल जाएंगे, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो। सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है? मौखिक होती है, लिखित होती है, सांकेतिक होती है? तो देखिए, जो सबसे सरल भाषा तो होती है मौखिक। अब मौखिक सबसे सरल क्यों होती है? देखो, चाहे पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, यानी अनपढ़ है, शिक्षित, सभी इसको बोल सकते हैं। अब लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा कठिन भाषा होती है। और लिखित भाषा कठिन भी होती है और क्या है, सरल भी होती है। जो पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए आपके लिए हिंदी आसान है तो आपकी वो सरल लगती है, किसी दूसरे के लिए हिंदी मुश्किल है तो उसको कठिन लगती है। या फिर जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए तो लिखनी, चाहे वो हिंदी अंग्रेजी, सभी ही मुश्किल लगती है। अब सांकेतिक भाषा कैसी है? और अब सांकेतिक भाषा सभी के लिए कठिन है। अब सांकेतिक, क्योंकि कोई जैसे ताली बजाना है तो ताली बजाना के कई अर्थ होते हैं। जैसे हैरानी के लिए भी हम ताली बजाते हैं, खुशी के लिए भी ताली बजाते हैं। मतलब जो संकेत होते हैं उनके निश्चित अर्थ नहीं होता, उनका समय के अनुसार अर्थ बदलते रहते हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्न बनेगा, सबसे सरल भाषा कौन सी है? मौखिक भाषा है। सबसे कठिन भाषा कौन है? सांकेतिक भाषा। और लिखित भाषा कैसी है? कठिन भी है, सरल भी है। जो इसे पढ़ना लिखना जानते हैं उनके लिए सरल है, और जो पढ़ना लिखना नहीं जानते उनके लिए क्या है? मुश्किल है। ठीक है, तो ये देखिए कठिन भाषा सांकेतिक, क्योंकि इसमें क्या निश्चित अर्थ नहीं होते हैं। ताली बजाना, खुशी, ताली बजाने का मतलब खुशी भी, आश्चर्य बुलाने के अर्थ में भी हो सकता है। अब क्या है, गाड़ी का हॉर्न क्या है? सांकेतिक भाषा है। अब देखो, विशेष करके इस प्रकार चिन्ह सांकेतिक भाषा में होते हैं। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो तो जैसे आपको दिल्ली जाना है तो इधर दिल्ली है, आपको गुरुग्राम जाना है तो इधर गुरुग्राम है, ये झज्जर जाना है तो ये आप संकेतों के माध्यम से ही देखते हैं। इसमें कोई लिखा नहीं होता, संकेत के द्वारा ही आप गाड़ी चलाते हैं। जब तक कोई सार्थक ध्वनि का न प्रयोग किया जाए, जब तक कोई सार्थक ध्वनि का प्रयोग न किया जाए, तब तक हर प्रकार के सुनने वाले आवाज़ के लिए संकेत होती है। मतलब अब क्या है, आपके मन में ये सवाल होगा कि संकेत भाषा किसे कहते हैं, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? जब तक किसी सार्थक ध्वनि का प्रयोग ना किया जाए तब तक वो सांकेतिक भाषा होती है, यानी सुनने वाले के लिए। जैसे सीटी बजाना है, कोई इसका संकेत अर्थ नहीं है। ताली बजाना है, इसका भी कोई
ताली के अर्थ में मतलब आप बता चुके हैं, जैसे खुशी भी है, आश्चर्य भी, बुलाना भी। सीटी भी लिए, जैसे अंपायर सीटी बजाता है तो ये कि आउट हो चुका है, ठीक है। और के जैसे किसी और गेम में आप मान के चलिए, जैसे कुश्ती में सीटी बजाना मतलब शुरुआत करनी है, तो इस तरह से सीटी बजाना। सीटी ये भी हम किसी को बुलाने के लिए भी सीटी बजाते हैं, ठीक है। चिड़िया का चहकना, ये भी क्या है, सांकेतिक भाषा है। जब तक कोई सार्थक शब्द न पढ़ा जाए, न लिखा जाए, न बोला जाए, तब तक सांकेतिक भाषा होगी। देखो लिखा भी है, जब तक कोई सार्थक शब्द पढ़ने को नहीं दिया जाए तब तक हर प्रकार के संकेत चिन्ह सांकेतिक भाषा होगी। हिंदी में तीन प्रकार की हिंदी को हम तीन प्रकार से जानेंगे, जिसमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण, भौगोलिक, राजनीतिक। अब हिंदी को हम तीन प्रकार से पढ़ेंगे, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी। अब देखेंगे हिंदी के बारे में। ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखेंगे, जगत जननी, आदि जननी। जगत जननी भी आ सकता है, आदि जननी भी आ सकता है, जो कि हमारी जैसे हमारी 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है, उन सभी की शुरुआत किससे हुई है, संस्कृत से हुई है। अब संस्कृत हमारी, जैसे हिंदी हमारी क्या है, जननी है मतलब माँ है, और हमारी संस्कृत आदि जननी, यानी हमारी दादी तो नहीं, नानी कह सकते हैं आप इसे, जन्म देने वाली आदि जननी से शुरुआत होने, जैसे मूल माता भी कह सकते हैं इसको, आदि जननी भी कह सकते हैं, ऐसे उत्पन्न होने वाली भी कह सकते हैं। अब संस्कृत क्या है, संस्कृत के भी दो प्रकार हैं। किसी भी भाषा के दो प्रकार होते हैं, एक इसका शुद्ध रूप होता है, एक इसका बिगड़ा हुआ रूप होता है। इसी प्रकार संस्कृत के भी दो प्रकार है, एक है वैदिक संस्कृत, एक है लौकिक संस्कृत। अब ये प्रश्न जो मैं आपको लग रहा होगा बिल्कुल आसान है, हमने तो भाषा पढ़ रखी है, इसको क्या ही पढ़ना। मैं ये कह रही हूँ एक बार इस वीडियो को आप जरूर सुने, विनती करके। कोई ना कोई ऐसी चीज़ जरूर होगी जो आपको नहीं देखने को मिलेगी, और इससे क्या होगा, एक एक पर्सन ही आपकी सफलता को निश्चित करते हैं, और एक एक पर्सन ही आपकी असफलता को दिलाते। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल पढ़ना हो तो बिल्कुल जीरो से पढ़े, ऐसा पढ़े कि हमें कुछ आता ही नहीं है और आज से हमें शुरुआत करनी है। देख लेना आपकी सफलता एस्टेट आप चुटकियों में निकाल ले जाओगे। तो ध्यान से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, और अगर चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए वैदिक संस्कृत में देखेंगे, वैदिक संस्कृत होती हैं जिसमें वेद लिखे गए थे, उपनिषद पुराणों की भाषा है। वैदिक संस्कृत में आपको वेद, जो 4 वेद हैं आपके, जिसमें आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम, अर्थवेद, ये सारे क्या है, वैदिक संस्कृत में लिखे गए थे। इसके साथ ही जो लौकिक संस्कृत क्या है, लौकिक सामान्य जनजीवन की, यानी जो पढ़े लिखे थे उनकी भाषा तो क्या थी संस्कृत के समय, वैदिक संस्कृत की। और जो अनपढ़ लोग थे उनकी भाषा कौन सी थी, लौकिक संस्कृत। लौकिक मतलब सामान्य जनजीवन की भाषा, जिसमें रामायण और महाभारत की रचना की गई थी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि रामायण और महाभारत की रचना किस भाषा में की गई, तो याद रखना लौकिक संस्कृत में, और वहाँ आपको ऑप्शन में वैदिक संस्कृत भी मिलेगा। तो इसको आप याद रखेंगे कि जो महाभारत और रामायण की रचना लौकिक संस्कृत में थी, वेदों की रचना वैदिक संस्कृत में हुई है। और वेद तो आप कर दूंगे, लेकिन आपको समस्या आई, जैसे पुराणों की भाषा पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो वैदिक संस्कृत, उपनिषदों की भाषा भी क्या है, वैदिक संस्कृत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वैदिक संस्कृत, अब क्या है, संस्कृत की जो शुरुआत है इसमें देखेंगे आप, पहले आई वैदिक संस्कृत, फिर आई लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवट। कई बार अवट आपको गायब मिलती है, तो ये एक अपभ्रंश का ही एक रूप है, थोड़ा सा बिगड़कर। सबसे पहले याद रखेंगे संस्कृत आई, संस्कृत के 2 भाग हैं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवट। अब सोर से नहीं अपभ्रंश, यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार बना है। अपभ्रंश का अर्थ भी काफ़ी बार पूछा गया है, याद रखेंगे। ये काफ़ी बार टीजीटी और
सीटी वालों के पीजीटी का लेवल तो थोड़ा हाई चला जाता है, शायद ना भी पूछा जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सारे प्रश्न हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न आसान भी पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आपको याद रखना अप प्लस भ्रंश। भ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, अप भ्रंश बिगड़ा हुआ, शोर से नहीं। अब भ्रंश का अर्थ क्या है? बिगड़ा हुआ, याद रखेंगे। हजारों बार पूछ लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब आप पढ़ेंगे पाली। कई बार ये पूछा गया है कि जो बौद्ध ग्रंथ थे वो किस भाषा में लिखे गए हैं, बहुत बार आया है प्रश्न। तो याद रखना पाली में बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे, जिसमें सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। और इन तीनों की रचना किस में हुई है? पाली में हुई है। कई बार ये इनका नाम ना देकर सीधा भी पूछ लिया जाता है, बौद्ध धर्म की रचना, जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे उनकी रचना किस भाषा में हुई है? पाली में हुई है। इसके साथ ही प्राकृत, जो जैन धर्म के ग्रंथ थे, जो आगम कहलाए थे, उनमें क्या है? उनकी भाषा कौन थी? तो जैन, जो महावीर प्रसाद के जो ग्रंथ थे, जो जैन धर्म के, वो प्राकृत, तो याद रखेंगे जैन धर्म के जो ग्रंथ थे प्राकृत में लिखे गए थे, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे पाली में लिखे गए थे। और इनकी पाली से पहले जो इनकी मूल भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत। में काफ़ी बार बता चुकी हूँ। अब आपके सामने ये प्रश्न आपको काफ़ी बार पूछा भी गया है और कंफ्यूज भी करता है। ये प्रश्न मैंने इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि ये कई बार अभ्यर्थियों ने मेरे पास डाउट आए थे और मेरे पास पिक भी भेजी थी। इसलिए मुझे लग रहा था कि ये प्रश्न आपको मैं दिखाना चाहती थी और आपको याद भी करवाना चाहती थी। हिंदी भाषा का विकास कौन सी भाषा से हुआ है? संस्कृत, अपभ्रंश, शोर से ने उपरोक्त सभी। ठीक है, तो कई बार अभ्यर्थी इसका निशान लगा लेते हैं। अगर देखो, ये वैसे देखा जाए तो ये तीनों ही ठीक है। हिंदी भाषा का विकास, अगर ये तीनों इकट्ठे आते हैं तो आप शोर सेनी की तरफ जाओगे। ठीक है, हिंदी की भाषा का विकास किसे? शोर सेनी, अपभ्रंश से हुआ है। लेकिन अगर शोर सेनी ऑप्शन में नहीं है तो अपभ्रंश करोगे, और अपभ्रंश में नहीं है तो फिर आप संस्कृत करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करता है। तो याद रखना, अगर शोर सेनी ऑप्शन में नहीं है तो अपभ्रंश करोगे, अपभ्रंश नहीं है तो संस्कृत करोगे। तो इसका उत्तर है शोर सेनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे क्योंकि हमें पूरा सिलेबस पढ़ना है। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी। भौगोलिक दृष्टिकोण, अब हमने पढ़ा ऐतिहासिक दृष्टिकोण, अब हमारी बारी आती है भौगोलिक दृष्टि, यानी भूगोल के दृष्टिकोण से। अब भूगोल क्या है? जैसे नक्शे पर आप पढ़ते हो, जैसे मध्य भाग भारत में। अब आपके 4 ऑप्शन आपने देखे होंगे। ऐसा पूछ लिया जाता है राज्यों के नाम देकर कि कौन से क्षेत्र में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है, या ऐसा भी लिखा जाता है कि कौन सा क्षेत्र हिंदी भाषी क्षेत्र है। तो दोनों तरह से आपको तैयार रहना है, जिसमें आपके राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोली जाती है। और ये 10 क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको आप याद कर लेना, 2-3 बार पढ़ लेना, आपके जरूर याद हो जाएंगे। जिसमें आप याद रखेंगे राजस्थान है, राजस्थान से लगता है आपका हरियाणा है, फिर आपका झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है। और कई बार ऐसा पूछा जाता है कौन सा ऐसा क्षेत्र है, यानी कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें क्या है हिंदी भाषा बोली जाती है। जिसमें आपके हैं अंडमान निकोबार और दिल्ली, ये दोनों आपको काफ़ी कंफ्यूज करेंगे, बाकी ये तो आप निकाल ले जाओगे। राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश और हिमाचल और हरियाणा, छत्तीसगढ़, ये तो आप याद कर लोगे। यहाँ पर क्या है? हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, ये विशेषकर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। अब हम संविधान की दृष्टि से पढ़ेंगे या राजनीतिक दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, हजारों बार, और आगे भी पूछा जाएगा। संविधान में हिंदी में को कहाँ और किस अनुसूची में, किस भाग में, किस अनुच्छेद में मान्यता प्राप्त है। जो आपकी अनुसूची 8वीं अनुसूची, इसमें क्या है? आपकी
भाषाओं का दर्जा दिया गया, यानी 22 भाषाओं को इसमें स्थान दिया गया है अनुसूची 8 में। लेकिन भाग कौन सा है? 17। भाग 17 है, अनुसूची 8 है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। लेकिन जो पीजीटी वाले अभ्यर्थी है वो ए को भी याद रखेंगे, 343A, क्योंकि हो सकता है वहाँ 343A न दिया हो या सीधा ZA, BCD जो भी दे दिया हो। हालांकि उनमें भी है, ऐसा नहीं उनमें नहीं है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? 343A से। तो संविधान में जो है भाषा को अनुसूची 8 में रखा गया है। भाग क्या है? 17 है। अनुच्छेद क्या है? 343 से लेकर 351। अब कई बार 343 और 351 दोनों दिए गए हैं। तो देखिए, वर्णन तो दिया गया है 343A में, लेकिन अगर पूछा जाए हिंदी भाषा का विकास, ध्यान दीजिए, हिंदी भाषा का विकास, तो 351 में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित बातें हुई हैं, विकास से संबंधित नियम लिए गए हैं, और 343 में इसकी शुरुआत की गई है। तो ये इतना आपको याद रखना है। अब क्या है, हिंदी हमारी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले याद रखना कि 14 सितंबर 1949 को संविधान में से राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ये डेट काफ़ी बार पूछी गई है, चाहे वो किसी भी परीक्षा हो, चाहे आपकी CET हो, D से लेकर PGT तक ये प्रश्न आता है। तो ये सोच के देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 सितंबर 1949 को संविधान में से राजभाषा का दर्जा दिया गया, किसे? हिंदी को। अब इनका क्रम याद रखिए, काफ़ी अभ्यर्थी इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, तो एक बार आप इसे जरूर देखें और बिल्कुल गहराई से जीरो से पढ़ें। पहला सबसे छोटे आती है बोली, उसके बाद आती है आपकी उपभाषा, फिर भाषा, फिर मातृभाषा, फिर राजभाषा, और सबसे बड़ी होती है राष्ट्रभाषा। सबसे बड़ी होती है राष्ट्रभाषा और सबसे छोटी होती है बोली। तो इस प्रकार से इसका क्रम है, 2-3 बार इसे पढ़ लें, याद कर लें, याद हो जाएगा। बोली का क्षेत्र बिल्कुल छोटा सीमित क्षेत्र होता है। इस सीमित क्षेत्र में इसका संचार किया जाता है, जैसे कि हरियाणवी है तो हरियाणा के लोग इसको बोलेंगे सीमित क्षेत्र हरियाणवी। इसके साथ राजस्थानी है, ये बोलियां हैं हमारी। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक होता है, और यह बड़े क्षेत्र में से बोला जाता है। इसमें बोली में साहित्य की रचना नहीं की जाती है। अब आप कहोगे मैम की जाती है, तो देखो जैसे इसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो वो बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है, और जब व्यापक रूप में साहित्य रचा जाता है तो फिर वो भाषा बन जाती है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न आपको गलतियाँ करा सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। अब मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा जो आपने काफ़ी आमतौर पर सुना होगा, माँ के मुख से बोली जाती है, लेकिन इसका सिर्फ माँ के मुख से ही नहीं, जो आपके परिवार है और समाज के आसपास के जो लोग होते हैं उसे मातृभाषा जो बोलते हैं वो मातृभाषा कहते हैं। वह भाषा जो माँ के मुख से सीखी जाती है, वह विस्तार प्राप्त करती है। तो परिवार और समाज से विचार अभिव्यक्ति में सबसे सशक्त माध्यम है। मतलब वह भाषा जो माँ के मुख से बोली जाती है, परिवार और आपके आसपास के समाज के अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। अब आपने देखा होगा कि जो भाषा है, जो मातृभाषा, उसकी क्या अहमियत है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी इसकी 2 लाइनें लिखी हैं, और ये लाइनें आपके व्याकरण में भी पूछी जाती है, और आपके जो भारतेंदु हरिश्चंद्र पढ़ोगे आधुनिक काल, तो इस साहित्य में तो ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो इसे आप याद कर लेना। निज भाषा उनती सब उनती को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। ठीक है। अब राजभाषा देखेंगे। राजभाषा राष्ट्रभाषा काफ़ी कंफ्यूज करती है, काफ़ी बार इसे पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी गलतियां हो जाती है। तो आज के बाद आप गलतियां नहीं करोगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही तौर तरीके से और एक परीक्षा की दृष्टि से नोट्स बनाए हैं। जिस भाषा में राज्य का संचालन का कार्य किया जाता है, यानी सरकारी जो कार्यालयों में जो प्रयोग की जाती है, उसे राजभाषा कहते हैं। और हम हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा न होकर राजभाषा है। तो ये कन्फ्यूज मैं अभी दूर करने वाली हूँ। अभी भी काफ़ी विवाद होता है इस बात पर, और काफ़ी जैसे ही मैं एक बार पहले मैंने चैप्टर करवाया तो काफ़ी मेरे पास कमेंट आए थे, व्हाट्सएप पे भी आए थे, तो एक बार ज़रूर देख लें। जिसमें क्या है, किसी राज्य यानी भारत का लगा लीजिए कि जो सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाती है, सरकारी काम हो, जाए आपके स्कूल हैं, कोर्ट हैं,
या आपका कोई बैंक है, तो उसमें जो जो सरकारी काम होते हैं उसमें क्या है, राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। और हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। अब राष्ट्रभाषा किसी भी देश की अधिकांश जनता प्रयोग करती है तो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी किसी भी देश के अधिकतर लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है, राजभाषा क्यों है? क्योंकि देखो, हमारे संविधान, हमारे देश में, हालांकि बचपन में हम हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते थे, लेकिन अब बड़े हो चुके हैं तो हमें अपने ज्ञान का विस्तार करना होगा। देखो, हमारे देश में 22 भाषाओं को संविधान में दर्जा प्राप्त किया गया है। 22 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है हमारे देश में, लेकिन 22 तो बोली जाती हैं क्योंकि 22 भाषाओं को संविधान में दर्जा दिया गया है। अब आपको जानकर ये हैरानी होगी, इन 22 में से हमारी कोई भी एक राजभाषा नहीं है, माफ़ कीजिए, कोई भी हमारी एक राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारी राजभाषा है। अगर देखा जाए तो व्यवहारिक रूप से मैं बात करूं, व्यवहार पे, धरातल पर, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज़्यादा ये है, हिंदी ही बोली जाती है। लेकिन इसको हम एक जो किताबी ज्ञान में या जो किताबों में हम इसे राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते, क्योंकि हमें 22 भाषाओं को संविधान में दर्जा दिया गया है। तो 22 में से सबसे ज़्यादा बोली तो हिंदी जाती है, तो इसे हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। लेकिन ये व्यवहार में कह सकते हैं, आम बोलचाल में। इसको हम जो प्रश्न आता है उसको हम राष्ट्रभाषा नहीं करेंगे, लेकिन हमें तो एक नंबर लेना है, तो इसलिए हम इसको राष्ट्रभाषा नहीं कहेंगे, इसको राजभाषा कहेंगे, क्योंकि सरकारी जो कामकाज है हिंदी में किए जाते हैं। जबकि हमारे देश में 22 भाषाएं बोली जाती है, सभी की अपनी अपनी क्या भाषा है, और सभी 22, इससे ज़्यादा भी बोल सकते हैं, लेकिन 22 को तो मान्यता प्राप्त है ही है। अब व्याकरण के बारे में हम जान लेते हैं। व्याकरण का कई बार अर्थ पूछा गया है, हालांकि इसको हम 4th-5वीं क्लास से पढ़ते आए हैं, लेकिन फिर भी हमारी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि हमें ये घमंड रहता है कि ये तो हमें आता ही है। लेकिन जो नहीं आता है वो हम ठीक कर देते हैं, क्योंकि उसके लिए हम मेहनत करते हैं, और जो आता है उसको हम क्या है, गलत कर देते हैं, क्योंकि उसकी तरफ हमने वर्षों वर्षों हो जाते, ध्यान देते ही नहीं है। अब व्याकरण का अर्थ है वी प्लस आ प्लस करण, यानी भली प्रकार से जानना। व्याकरण का अर्थ क्या है, भली प्रकार से जानना, समझना। ये पुस्तक ये क्या है, पुस्तक है, विधा है, ग्रंथ, रचना, कृति, संस्करण। इसको आप पुस्तक भी कह सकते हो, विधा भी कह सकते हो, ग्रंथ भी कह सकते हो, रचना भी, इसे कृति भी कह सकते हो, इसे संस्करण भी कह सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने पहली वीडियो नहीं देखी वो जरूर देखिए, बिल्कुल 0 से हमने शुरुआत कर रखी है। अब परिभाषा देखिए, व्याकरण से हम भाषा के शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करते हैं, शुद्ध लेखन का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और शुद्ध प्रयोग का भी ज्ञान। आपने बचपन में ये पढ़ा होगा, व्याकरण के द्वारा हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना सीखते हैं। लेकिन अभी आप बड़े हो गए हो, वो बचपन वाली बातें नहीं रही हैं। इसके साथ ही आप ये भी याद कर लें, व्याकरण के द्वारा हमें शुद्ध, क्योंकि पीजीटी में लिखना भी आता है, और जिस इस तरह से आप लिखोगे तो आपकी जो प्रश्न में 4 चांद लग जाएंगे। व्याकरण के द्वारा हमें शुद्ध उच्चारण करना आता है, शुद्ध लेखन करना आता है, और शुद्ध प्रयोग का भी ज्ञान प्राप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं। व्याकरण देखो, व्याकरण वह ग्रंथ या पुस्तक है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब व्याकरण को समझने के लिए 3 भागों का आपको बांटना होगा। अब आपको व्याकरण समझना है तो व्याकरण को हम 3 भागों में बांटेंगे, जिसमें पहला वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार। तीसरा क्या है, वाक्य विचार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का प्राचीन रूप 10वीं शताब्दी में मिलता है। अब आपने को मन में ये जहन में सवाल होगा, जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का रूप क्या है, खड़ी बोली है, तो इसकी शुरुआत कब हुई है? आपने पढ़ा था 1050 कल जैसे 1375 तक, तो 10वीं शताब्दी, लगभग 11वीं शताब्दी आ जाती है। लेकिन 10वीं शताब्दी, अब ये तो नहीं कि बिल्कुल सटीक 11वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी, लगभग 10वीं शताब्दी आप कह सकते हो। मुगल काल में उर्दू, और क्या है, जैसे मुगल, कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है कि मुगल काल की भाषा क्या थी। बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, और क्या अभ्यर्थी में हिंदी भी मिलती है, और हम हिंदी को टिक कर देते हैं। मुगल काल में जो राज दरबार में उर्दू पाल जमाई थी, यानी मुगल काल में
तो जो राज दरबार की भाषा थी वो क्या थी, उर्दू थी, उर्दू बोली जाए। भाषा से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, और इन महत्वपूर्ण तथ्यों से काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप पहले मैं आपको सचेत करती हूँ, ध्यान से सुने। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। लेकिन भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछ लिया जाए, ये वर्ण तो क्या है, लिखित इकाई है। वर्ण क्या है, लिखित इकाई है। और मौखिक इकाई क्या है, आपकी ध्वनि है। अब आपके मन में कन्फ्यूजन शुरू हो गया कि भाषा की छोटी इकाई वर्ण करें या ध्वनि करें। देखिए, अगर आपको मौखिक शब्द दिखाई दे जाए, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो आप करेंगे ध्वनि। और अगर आपसे न मौखिक लिखा हो, सीधा लिखा हो भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप वर्ण करेंगे। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो भी आप वर्ण करेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो भी वर्ण। अगर सिर्फ मौखिक अगर लिखा हो, सिर्फ मौखिक, तो आप ध्वनि करोगे, बाकी हर सिचुएशन में आप वर्ण ही करोगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक मतलब अर्थ सहित, तो आप वाक्य करोगे। अब आप कहोगे मैम आप तो वर्ण बता रही थी। देखो, वर्ण है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे कै है, कै का क्या अर्थ है, जैसे ए है, क्या अर्थ है। लेकिन कैसे कबूतर हो गया, तो ये क्या है, सार्थक हो गया। तो कबूतर क्या है, सार्थक हो गया। तो कै तो क्या है, वर्ण है, और कबूतर क्या है, वाक्य, मतलब एक सार्थक शब्द हो गया। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक है वाक्य है, और वर्ण है। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण भाषा, एक मिनट, भाषा की सबसे सार्थक इकाई तो वाक्य है, लेकिन शब्द सबसे छोटे करोगे तो आप शब्द करोगे। ठीक है, माफ कीजिए, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य, लेकिन अगर छोटी पूछ लिए जाए, यहाँ छोटी लगाओ, छोटी, तो आप शब्द कर सकते हो। ठीक है, व्याकरण को क्या है, व्याकरण क्या है, भाषा को अनुशासन में रखता है, बिल्कुल रखता है। जैसे आप पढ़ते हो, ये संधि, ये क्या, यहाँ ये आएगा, यहाँ उपसर्ग आएगा, यहाँ प्रत्यय आएगा, यहाँ क्या क्रिया आएगी, यहाँ सर्वनाम आएगा। ये क्या, व्याकरण से ही तो सीखते हैं, व्याकरण ही तो हमें सिखाता है। व्याकरण भाषा को अनुशासन में रखता है। किसी भाषा के नियमावली को उसका व्याकरण कहते हैं, यानी किसी भी भाषा के नियम में बंधे उसे व्याकरण कहते हैं। चाहे वो अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में से ग्रामर कह देते हैं, कहाँ पर नाउन आएगा, कहाँ पर प्रोनाउन आएगा, ये क्या है, व्याकरण ग्रामर ही सिखाता है। और इसमें कहाँ संज्ञा का आएगा, क्या सर्वनाम आएगा, तो ये व्याकरण ही नियम में बांधता है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर होगा, मेरे मन में तो ये आया था, आपके मन में आया होगा, पहले भाषा आई कि पहले व्याकरण आई। आप कुछ कहेंगे पहले व्याकरण आई, कुछ कहेंगे पहले भाषा आई। तो इसका समाधान, इसका संशय भी हम दूर करने, पहले भाषा बनती है, बाद में उसका व्याकरण बनता है। अब देखो, अब व्याकरण क्या है, बड़ी बारीकी से ही अध्ययन करवाता है। छोटी छोटी शुद्ध और अशुद्ध का ध्यान रखा जाता है। और अब शुद्ध अशुद्ध का ध्यान तभी तो रखा जाएगा जब आपके पास भाषा होगी। जब आपके पास भाषा ही नहीं है तो आप व्याकरण कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहले भाषा बनती है, बाद में उसका व्याकरण बनता है। भाषा स्वतंत्र है, मतलब भाषा अपनी तरफ से आज़ाद है। भाषा व्याकरण के अनुसार नहीं चलती। भाषा क्या है, व्याकरण के अनुसार नहीं चलती, बल्कि व्याकरण है वो भाषा के अनुसार चलता है। अब आपके मन में ये जरूर एक प्रश्न मैं आपको जरूर पूछूंगी, आप कमेंट के माध्यम से बताना, फिर बाद में मैं बताऊं। व्याकरण शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये आया हुआ प्रश्न है और ये पेपर मैंने हल करवाया था। व्याकरण शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएंगे। तो इसे मैं अब क्या इसका रिवीजन कर देती हूँ, तब तक आप लिख लेना। पहले भाषा बनती है, बाद में उसका व्याकरण बनता है। भाषा स्वतंत्र है और भाषा व्याकरण के अनुसार नहीं चलती, बल्कि व्याकरण भाषा के अनुसार चलता है। ठीक है, तो व्याकरण क्या है, व्याकरण क्या है, पुल्लिंग है। हम व्याकरण चलते बोल देते हैं, आमतौर पे मैं भी बोल देती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन अगर पूछा जाए तो व्याकरण क्या है, व्याकरण पुल्लिंग है, ना कि स्त्रीलिंग है। तो अगर आप इस चैनल पर जुड़े रहेंगे तो इतनी बारीकी से ही आप पढ़ोगे। ठीक है,
तो एक मिनट थोड़ा हिल गया है। धैर्य का पालन करें, धैर्य बनाए रखें। और ये अगर आप 0 से पढ़ोगे तो मेरा यकीन करिए कि एक भी पर्सन इससे बाहर नहीं जाएगा। देखो वैसे तो कोई 100% नहीं होता है, लेकिन जब हम एक मूल आधार पढ़ लेते हैं तो फिर प्रश्न आएगा, तो आएगा कहाँ से? यहीं से तो बनेगा। अब भाषा क्या है? देखिए भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान करने का साधन भाषा है, ये आप बचपन से पढ़ते आए हैं। लिपि क्या है? भाषा की मूल ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। भाषा की मूल ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो विशेष चिन्ह निश्चित किए जाए उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे कै, ये क्या है? लिपि है। कै को इसी तरह से लिखा जाएगा, ए को इसी तरह से लिखा जाएगा, या ए है या जेड है, तो ये निर्धारित किसने किया? व्याकरण ने किया। और व्याकरण की जो लिखित चिन्ह है उसे लिपि कहते हैं। अब आपके मन में इस सवाल होगा, ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर? हालांकि मैं ये बता चुकी हूँ, ध्वनि हमें जो कान से सुनाई देती है उसे ध्वनि कहते हैं, और ये अस्पष्ट भी हो सकती है। जबकि अक्षर और वर्ण वो होते हैं जिसे हम जो बोलते हैं वह हम लिख देते हैं। ये नहीं, ध्वनि को जब हमने लिखित रूप दे दिया तो वो वर्ण बन जाता है, अक्षर बन जाता है। लेकिन उसे क्या सिर्फ कान से सुनाई देते हैं तो उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि जो कान से सुनाई दे उसे ध्वनि कहते हैं। ये स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों प्रकार से हो सकती हैं। जो स्पष्ट होते हैं उसे वर्ण कह देते हैं या अक्षर कह देते हैं, और अस्पष्ट का कोई अर्थ होता ही नहीं है। अक्षर स्पष्ट मूल होती हैं, इसे कोई चिन्ह प्रकट वर्ण होता है। जैसे क्या बोला जाए तो ध्वनि हो गया, और परंतु जब लिख दिया जाए तो वर्ण या अक्षर हो गया। ठीक है। एक मिनट और भी आप ध्यान दें। अगर देखो वैसे तो अक्षर क्या है? एक झटके में बोलने वाला। अब वर्ण और अक्षर में भी अंतर होता है। जैसे खा, पी, एक झटके में जो बोल दिया जाए वो अक्षर होता है, जैसे खा, पी, ले। लेकिन जो वर्ण होते हैं वो इससे भी छोटे होते हैं, जैसे कै, जैसे ए, न। ये क्या है? वर्ण। यानी वर्ण के हम टुकड़े नहीं कर सकते, जबकि अक्षर के हम टुकड़े कर सकते हैं। ठीक है। भाषा परिवार, ऐसे भाषा परिवारों का समूह जिसे किसी मूल भाषा से हुआ हो। ऐसे भाषाओं का समूह जिसका विकास या जिसकी उत्पत्ति किसी मूल भाषा से हुई है। विश्व में लगभग कितने भाषाएं बोली गई? ये प्रश्न भी काफ़ी बार आया है। लगभग 3000। जैसे तो अब तो देखिए पहले के टाइम की बात है ये, जैसे जब हमारा संविधान लिखा गया था या उससे पहले भी। लेकिन आज के तौर में ये और भी ज़्यादा भाषाएं हो गई। लेकिन हम ये तो क्या है नंबर लेना, हमने इसका तर्क वितर्क या वाद विवाद क्यों खड़ा करना? हमें तो नंबर से मतलब है। तो विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं। हालांकि अभी ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन आप 3000 याद रखेंगे जिनके भाषा परिवार है। अब क्या है, 3000 तो भाषाएं हैं, लेकिन इनके भाषा परिवार कितने हैं? 12 भाषा परिवार हैं। ठीक है। अब 12 भाषा परिवार देखेंगे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध भी मैं आपको बताऊंगी और जो कम प्रसिद्ध वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब यूरोपीय, भारत प्लस यूरोप, यानी भारत और यूरोप दोनों में जो भाषा बोली जाती है उसे भारतीय कहते हैं। दूसरे नंबर पर ये क्या है? सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारत प्लस यूरोप, यानी भारतीय सबसे बड़ा भाषा परिवार है। उसके बाद आता है आपका द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, हेमेटिक, आग्नेय, यूराल, बाटू, अमेरिकी, इसको रेड इंडियन भी बोलते हैं। इसके दो नाम हैं, अमेरिकी रेड इंडियन, काकसे, सुडानी, बुशमैन। ये हो गए आपके 12 भाषा परिवार। एक बार मैं आपका इसका रिवीजन फिर से करवा देती हूँ ताकि आपके जहन में फिट बैठ सके। भारत प्लस यूरोप से मिलाकर बनाया भारतीय। दूसरे नंबर पर आया द्रविड़, फिर चीनी, फिर सेमेटिक, फिर हेमेटिक, आग्नेय, यूराल, बाटू, अमेरिकी को रेड इंडियन भी बोलते हैं, काकसेस, सुडानी, बुशमैन। ये कितने हैं? टोटल 12 भाषा परिवार हैं, और जिनमें क्या है 12 भाषा परिवार में 3000 भाषाएं समाहित हैं। ठीक है। तो प्रश्न बनेगा कि भारत यानी विश्व में कितने भाषा परिवार है? तो 12 भाषा परिवार है। विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के दक्षिण ध्रुव में दूसरा भाषा परिवार है द्रविड़।
अब पहला भाषा परिवार कौन है? भारोपीय है, भारत प्लस यूरोप। दूसरा भाषा परिवार क्या है? द्रविड़ है। द्रविड़ की मुख्य भाषा है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। अब ये चार बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। पूछ लिया जाए तमिल या तेलुगु या कन्नड़ या मलयालम ये कौन से परिवार की भाषा है, तो भारोपीय पक्का मिलेगा वहाँ। ज़्यादातर अभ्यर्थी को क्या भारोपीय ही टिप्स पर रहता है तो वो भारोपीय कर देते हैं, लेकिन आपको याद रखना आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि आपने पढ़ा है। तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंदर ये चारों भाषाएं आती हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। हिंदी मराठी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत से हुई है। और हिंदी मराठी की जो है लिपि क्या है? देवनागरी है। हिंदी मराठी की जो लिपि है देवनागरी है। और इनकी जो उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत से हुई है। अब वैदिक संस्कृति की उत्पत्ति कब हुई है? 1500 से 1000 ईस्वी। इसमें 4 वेद लिखे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। और इसका जो समय है 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। लौकिक संस्कृति का है समय है 1000 से 500 ईस्वी, जिसमें रामायण महाभारत जैसे काव्य लिखे गए हैं जो कि लोक भाषा सामान्य जनजीवन की भाषा थी। पाली में जो बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई जिसमें सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, बौद्ध ग्रंथ के सारे जो ग्रंथ है पाली में लिखे गए थे, ये 500 ईस्वी में। प्राकृत पहले ईस्वी से 500 ईस्वी, जिसमें जैन के जो ग्रंथ है महावीर जैन के, ये प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। और अपभ्रंश का जो समय 500 से 1000 ईस्वी तक, कई बार 500 ईस्वी से सीधा ना देकर 1000 ईस्वी इसमें दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे उपभाषाएं। उपभाषाएं देखेंगे आपके सोरसेनी में आपकी 4 आती हैं, जिसमें आपकी पश्चिमी है, राजस्थानी है, गुजराती है, पहाड़ी। यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया, मैं पहले कहती हूँ इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। सोरसेनी में कौन कौन सी आती हैं? जिसमें आपकी पश्चिमी है, राजस्थानी है, गुजराती है, पहाड़ी है। पैसाची में भी कई बार पूछा गया, जिसमें आपकी लहंदा है, पंजाबी है। ब्राचड़ में एक ही आती है जिसमें सिंधी है, और मैं से महाराष्ट्री और मैं से मराठी, मैं से महाराष्ट्री, मैं से मराठी। मागधी में भी 4 आते हैं, जिसमें बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। ठीक है। और अर्ध मागधी का तो इतनी बार प्रश्न आया, बहुत बार प्रश्न आया, जिसमें पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? ये काफ़ी बार है, जिसमें आपको मागधी, अर्ध मागधी, सोरसेनी ऑप्शन में मिलेंगे, जिसको आपको याद रखना है। पूर्वी हिंदी क्या है? अर्ध मागधी से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो एक बार फिर देखो, पश्चिमी सोरसेनी में क्या है? पश्चिमी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी। पंजाबी का जो लहंगा है ये पैसों में आता है, इसकी ट्रिक ऐसे भी आ सकता है। पैसाची की लहंदा पंजाबी, पंजाबी लहंगा क्या है? पैसों में आता है। ब्राचड़ में क्या है? सिंधी है। मैं से महाराष्ट्री, मैं से मराठी है। मागधी बिहारी का, बंगला, उड़िया, असमिया में। ऐसे भी आपको याद रखने, मागधी बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। अब क्या है? क्या है? का, बंगला, उड़िया, असमिया में ऐसे याद। अर्धमागधी में एक ही आती है जो है, देखो अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी ऐसे आएगा, पूर्वी इसमें ऊपर रह आता है, और अर्धमागधी में भी ऊपर रह आता है। तो इस तरह की ट्रिक करके भी आप याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं ट्रिक से करें, अपना अपना तरीका होता है, बिना ट्रिक भी याद कर सकते हैं। अब सोरसेनी अपभ्रंश में देखेंगे, जिसे भारोपीय परिवार की जो भाषा है सोरसेनी अपभ्रंश, इसमें पश्चिमी है, पूर्वी है, राजस्थानी है, पहाड़ी है, बिहारी है। ये 5 इसमें भाषाएं, पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी। ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न इतनी बार आया। पश्चिमी देखेंगे, पश्चिमी में कौन कौन सी बोली आती है? जिसमें आपकी ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है, बुंदेली है, कन्नौजी। ये क्या है? कन्नौजी, बुंदेली और कन्नौजी। पश्चिमी भाषा में कौन सी आती है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। और जो ब्रज भाषा का क्षेत्र, ये कई बार पूछा गया, ये कौन सा क्षेत्र है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। तो आपको याद रखना, मथुरा, आगरा। जैसे ब्रज भाषा, जैसे आपने मथुरा के जो इसमें श्री कृष्ण भगवान के गाने, उसमें भी आपने सुना होगा कि ब्रज भाषा, ब्रज की गोपियाँ ऐसे। तो आगरा और मथुरा क्या है? ब्रजभाषी क्षेत्र है, और ये उत्तर प्रदेश के आसपास है। खड़ी बोली को भी आपको रहता ही है, क्योंकि दिल्ली मेरठ के आसपास जो खड़ी बोली है हिंदी बोली जाती है, ये बिजनौर, सहारनपुर के आसपास।
हरियाणवी में तो आपको जैसे बांगरू भी कहते हैं, इसी हरियाणवी बोली को बांगरू भी कहते हैं। जो रोहतक के आसपास और हरियाणा के जो क्षेत्र है उसमें हरियाणवी बोली बोली जाती है, इसे बांगरू भी कहते हैं। बुंदेली से बुंदेली और बुंदेलखंड छतरपुर मध्य प्रदेश में बोली जाती है। कन्नौजी में आपके कन्नौज, कानपुर, इटावा, पीलीभगत, हरदोई, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद के आसपास। ठीक है, आप इसका थोड़ा सा ट्रिक भी याद कर सकते हैं। जैसे कान पर क्या लगी, ईंट लगी, और ईंट कहाँ लगी, और कान के होकर से ईंट लगी और वो भीत पर हरदोई, और फिर वो क्या है, रोने लगी। इस तरह से भी ट्रिक याद कर सकते हैं। पूर्वी हिंदी में कई बार, हजारों बार ये प्रश्न बना है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है, जिसमें आपकी अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आती हैं, जिसमें आपकी अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, ये प्रश्न आपको याद करने हैं। अवधी के लखनऊ उत्तर प्रदेश, बघेली बोली जाती है रीवा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ कौन है, कहाँ पर है, ये आपको छत्तीसगढ़ी आपके रामपुर मध्य प्रदेश के आसपास बोली जाती हैं। राजस्थानी की में ये चारों बोलियाँ काफ़ी फेमस है, जिसमें आपकी मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती और मेवाती आपको उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। देखो, अब मेवाती में तय आया है तो उत्तरी में भी तय आएगा, मेवाती में तय आया तो उत्तरी में भी तय आएगा, जिसमें आपके राजस्थान हरियाणा के लगे हुए सीमा क्षेत्र। मारवाड़ी में रह, और इसमें भी ये सह कह रह की तरह है। यहाँ पर जोधपुर, बीकानेर के आसपास। हाड़ौती दक्षिणी उज्जैन में बोली जाती है। मेवाड़ी पूर्वी राजस्थान, जयपुर में बोली जाती है। बिहारी में आपकी मंडियाली, बिहारी घरवाली कैसी है, कुमाऊनी है। इसकी ट्रिक देखेंगे, बिहारी घरवाली कैसी है, कुमाऊनी है, काम वाली मतलब है। बिहारी, मंडियाली, कुमाऊनी, गढ़वाली। ठीक है, मंडियाली में हिमाचल की बोली है, जिसमें मंडी कुल्लू शिमला के आसपास बोली जाती है। मंडी कुल्लू ये क्या स्थानों के नाम है, शिमला के। कुमाऊनी अल्मोड़ा, नैनीताल के आसपास उत्तरांचल में बोली जाती है। गढ़वाली टिहरी के आसपास बोली जाती है, जो पहाड़ी क्षेत्र है। और बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। बिहारी की क्या है, 3 है, भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुर बलिया के आसपास बोली जाती है। मगही गया के, देखो मैं गई में गया आया है, यहाँ भी गया बिहार। मैथिली दरभंगा बिहार के आसपास बोली जाती है। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं इसका रिवीजन करवा देती हूँ। आज हमने पढ़ा था वे क्या है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संविधान में। ठीक है, तो यहाँ से हमने शुरुआत की थी, जिसमें हमने पढ़ा था जो सबसे सरल भाषा मौखिक भाषा, सबसे कठिन भाषा सांकेतिक भाषा, और लिखित भाषा क्या है, कठिन और सरल दोनों है। क्योंकि मौखिक भाषा है जिसमें आपके पढ़े लिखे अनपढ़ दोनों बोल सकते हैं। संकेत तो क्या है, संकेत सभी संकेत निश्चित नहीं होते, कुछ संकेत आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं, सभी के लिए अर्थ इसके अलग अलग होते हैं। और लिखित भाषा पढ़ने वालों के लिए आसान होती है, जिसको पढ़ना नहीं आता उनके लिए मुश्किल होती है। हिंदी को हम 3 प्रकार से जानेंगे, ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक। और हिंदी की आदि जननी कौन सी है, संस्कृत है। संस्कृत के 2 प्रकार है, वैदिक, लौकिक। वैदिक में आपके जो वेद है, उपनिषद, पुराण लिखे गए थे। लौकिक में रामायण महाभारत की रचना की गई थी, जिसमें आपके क्या सामान्य जनजीवन की भाषा थी, जो पढ़े लिखे नहीं थे। अपभ्रंश का अर्थ है अपभ्रंश, बिगड़ा हुआ। और इसके साथ ही आपको पढ़ेंगे कि व्याकरण पहले आई थी कि भाषा पहले आई थी। तो इसमें पहले भाषा आई थी, बाद में उसका व्याकरण बना था। जो पाली यानी बौद्ध ग्रंथ थे, पाली भाषा में लिखे गए थे। सूत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। इसके साथ ही प्राकृत थी, जो महावीर जैन की भाषा थी। जैन धर्म के जो ग्रंथ थे वो प्राकृत में लिखे गए थे। और हिंदी भाषा का जो उत्पत्ति और सोर्स यानी अपभ्रंश से हुई है। भौगोलिक दृष्टि से आप देखेंगे, और भौगोलिक दृष्टि से जिसमें आपके राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, इन 10 क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोली जाती है। इसके साथ ही राजनीतिक या संवैधानिक दृष्टिकोण आप देखेंगे, अनुसूची 8 भाग 17 और अनुच्छेद 343 से ए से 351 तक क्या है आपकी भाषा दी गई है, जिसमें 22 भाषाओं को संविधान में दर्जा प्राप्त है। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी हमारी राजभाषा भी है और हमारी मातृभाषा भी है। भाषा का क्षेत्र क्या है, व्यापक होता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है।
राजभाषा उसे कहते हैं जिसमें सरकारी कार्यालय में प्रयोग की जाती है। व्याकरण का अर्थ है जिसे हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। व्याकरण को हम 3 प्रकार से जानते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य विचार से। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, ध्वनि है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई भी और छोटी लिखित इकाई भी वर्ण है। और भाषा की छोटी इकाई क्या है, छोटी सार्थक इकाई, इसमें आपके शब्द और वाक्य हैं। भाषा जिसे हम आदान प्रदान के माध्यम से सीखते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं। लिपि क्या, लिखित लिखाई के चिन्हों को लिपि कहते हैं। ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है, जब हम बोलते हैं तो उसे ध्वनि कहते हैं और उसी वर्ण को अगर उसी ध्वनि को हम लिख दे तो वो वर्ण बन जाता है। ठीक है, भाषा परिवार भारत में यानी पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली गई, जिनमें से 12 भाषा परिवार हैं जो हमने पढ़े थे। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ा और इसके साथ ही हमने दूसरी वीडियो एक और भी है, जिसने नहीं देखी वो देख लेना। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। निरंतर आपको क्लास मिलती रहेंगी अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा। इससे पहले मैंने साहित्य की भी 6 वीडियो डाल दी है। एस्टेट के PYQ कैसे लगाएं वो वीडियो भी ज़रूर देख कर जाएँ, काफ़ी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, और कमेंट एक ज़रूर कर दिया करो अगर जिसको वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपके कमेंट आएंगे तो ये क्लास निरंतर चालू रहेगी, लेकिन आपका जब कमेंट ही नहीं आएगा तो मेरा भी मनोबल, मैं भी एक मानवीय प्रवृत्ति है मेरे अंदर भी, मैं भी एक इंसान हूँ। और जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते तो मैं खुश होकर वीडियो बनाती हूँ, हाँ मुझे पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मेरा मन भी टूट जाएगा। और मैं चाहती हूँ इसी साल आपका सपना साकार हो। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।